हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो चलो आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, सीक्वेंस से स्टार्ट किया था। सीक्वेंस में कुछ हद तक मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने की। तो कंसेप्ट में जैसे मैंने बताया था कि व्हाट इज सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन सीक्वेंस में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस की मैं बात की थी। मतलब ये सब क्लासिफिकेशन होते हैं, इस तरह के सीक्वेंस होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आपका। उसके बाद हमने बताया था फाइनाइट, इनफाइनाइट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये सब चीजें बता रखी थी, तो उम्मीद है कि आप लोग इतना रिवीजन करके रखे होंगे। अब आ जाते हैं कि आगे की बात है। तो आगे में उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा था, जिसमें जनरल टर्म यानी ए एन गिवन था। उसमें बोला था कि फर्स्ट थ्री टर्म्स कैलकुलेट करें। उसमें वो भी बहुत आसान था, उसका मैंने आंसर नहीं दिया था, आप लोग याद होगा। तो एन इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म हो गया, एन इक्वल टू 2 के लिए दूसरा टर्म हो गया, एन इक्वल टू 3 के लिए तीसरा टर्म हो गया। तो तीन टर्म आपने डिसाइड कर लिया। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। उसके जस्ट बाद मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि भाई सीक्वेंस के बारे में, जो सीक्वेंस के बारे में मैंने बात की थी, सीक्वेंस। उसके बाद मैंने सीरीज के बारे में बात किया था। तो सीरीज में मैंने बताया था कि जैसा सीक्वेंस होता है वही सीरीज होता है। सीक्वेंस में टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमा से, और आपको ये भी बता रखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होना चाहिए कि सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3, क्योंकि अगर 3 से कम टर्म होंगे तो आपको पता नहीं होगा कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस के लिए एक डेफिनेट पैटर्न की बात करते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स फॉर आइडेंटिफाइंग अ सीक्वेंस इज इक्वल टू 3। ये मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपने देख रखा होगा। तो सीक्वेंस सीरीज का पार्ट आपको क्लियर कर ही दिया। और ये बताया था कि जो सीक्वेंस में जो क्लासिफिकेशन था वो सीरीज में भी आ जाएगा, बस उसमें कॉमा था, इसमें प्लस हो जाएगा। मतलब इसमें भी फाइनाइट, इनफाइनाइट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग सीरीज की बात करें। ये सारी चीजें आप क्लियर होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। वहां पर याद रखना है, ये बात याद रखिएगा कि चीजें आपको याद रहे, कि आपको अगर कोई पूछा जाए या कभी इस तरह के टर्म्स को अगर किसी क्वेश्चन में यूज किया जाए, ये ना हो कि सर ये क्या है, वो क्या है, ये वो वाली बात आ जाती है, तो फिर इतना बताना हमारा बेकार हो जाता है। तो चीजें जो हमने बताया उसको याद रखिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, चीजें आपको आसान लगेगी। ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया था कि सीक्वेंस के बारे में बताया था। हमने बोला था कि ऐसा हजारों लाखों सीक्वेंस पॉसिबल है, किसी भी पैटर्न को आप पकड़ लो और लिख दो, तो दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ऐसा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है सीक्वेंस में। उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम स्पेशली एक नाम से जनरेट कर लिया है, दैट इज प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस में हमने जिसको ज्यादा फोकस करेंगे, जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उस पैटर्न में बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे। उस सीक्वेंस को हमने बोला था कि पहले इसको बन पाएंगे। तो उसमें मैंने 4 पार्ट बताया था कि हम स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, ब्रैकेट में प्रोग्रेशन भी मेंशन किया था, दैट इज फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस जिसको ज्यादा फोकस वे में स्टडी करना है, दैट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज नोन एज जीपी। थर्ड वन हार्मोनिक प्रोग्रेशन नोन एज एचपी। एंड फोर्थ वन इज एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 4 प्रोग्रेशन हमने आपको बोला था, ये 4 प्रोग्रेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहला मैंने आप लोगों को एपी बताया, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ इश्यू होगा एपी में। क्या एपी में है क्या? तो एपी में यही था ना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करना क्या होगा। तो मैंने पैटर्न बताया था कि डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। उसमें डी को हमने कॉमन डिफरेंस से रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमने जनरल टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे बोल के, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पलट के एक बार देख लेना कि जो जो बोल रहा हूँ वही सारी चीजें रिपीट कर रही है। मतलब मैं एक फास्ट रिकेप देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें मैंने बताया था। अब आ जाते हैं जनरल टर्म के बाद मैंने सम ऑफ एन टर्म्स बताया था, और उसके बाद मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया था और बोला था कि कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को होम असाइनमेंट के तौर पर मैंने आप लोगों को छोड़ दिया था। बोला था भाई ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनेगा, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की। मुझे अभी मैंने भी देखा था कि बहुत लोग इसे बनाए थे। चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप लोगों ने उतना पढ़ के उसको आपने अटेम्प्ट किया। तो चलो उतना तो कर लिए होगे, या नहीं किए होगे तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। तो मैं अभी कुछ चीजें जो लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चन दे रखा था उसको पहले मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मेन हमारा टारगेट यही है कि पहले एपी फिनिश करूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करूँ। चलो स्टेप बाय स्टेप आगे की बातें करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दे रखे थे उस क्वेश्चंस को वन बाय वन करके आप देखिए और देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन यही था ना, होम असाइनमेंट। ठीक है ना, दिख रहा है होम असाइनमेंट। इस वक्त विजिबल नहीं था, लोगों ने कहा था विजिबल नहीं था। मैंने क्या किया था कि इसको ग्रुप में फिर से शेयर कर दिया था। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मैं देख लूंगा कि विजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आ गई ना कि क्या इसका ना
अलाउ नहीं है। कैम स्कैनर से ज्यादा बेहतर तरीके से ये होता था। और मैं जो स्कैनर यूज कर रहा हूँ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको भी चेंज करूँ कि जब अब नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। अभी मैं जिसको मैं जो असाइनमेंट दे रखा है उसको मैं आपको क्लास में भी या सॉरी ग्रुप में भी शेयर करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में होम असाइनमेंट 4 प्रॉब्लम देखा था, सब देखिएगा, असाइनमेंट देखिएगा। फर्स्ट 4 प्रॉब्लम, तो पहला प्रॉब्लम है 3 + 10 + 17 24 31 अप टू 15 टर्म सम निकालना है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होगा, फिर भी मन है तो मैं बता देता हूँ। मुझे S15 निकाला है। S15 मैंने इसलिए लिख दिया कि सम ऑफ 15 टर्म्स की बात करनी, सुनते चलिएगा। गिवन है 3 + 10 + 17 डॉट 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 +24 भी लिख ही देता हूँ, 3 ही टर्म्स से काम हो जाता, डॉट 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 अप टू 15 टर्म्स। मतलब यहाँ कितना टर्म्स है इसमें, 15 टर्म्स तक का समेशन निकालना है। 15वां टर्म नहीं निकाला, सब समेशन निकाला। तो समेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है कि S15 इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a। तो 2 × 3, a क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, d क्या है इसका, d देखो इसका डिफरेंस 7 है तो इसका डिफरेंस भी 7 है। a = 3 लिया तो d = क्या ले लिया, 7 लिया। मतलब ये सीक्वेंस किसमें है, एपी, मतलब ये सीरीज एपी, सीरीज मतलब प्लस में आ गया तो सीरीज है। तो फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n माइनस, तो n कितना है 15 - 1 × d, तो d क्या है, दैट इज 7। तो यही है फॉर्मूला, बताया था ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n - 1 × d। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ 15 टर्म। तो आंसर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये तो पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखना, सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है 4, मतलब ये भी आपका 30 तक है, 13 तक है, तो S30 तक है। तो ये देखो S30 निकालना, मतलब ये 30 टर्म तक का समेशन है। देखो क्या आ रहा है, तो दिया हुआ है 4 - 8 + 11, ठीक है, -16 + 18 - 24, ठीक है, 24 + 25 - 30 डॉट डॉट, ये कहां तक गया, अप टू 30 टर्म्स। ये अप टू 30 टर्म्स का क्या मतलब है कि ये टोटल 30 टर्म्स इसमें है, इसको हमें समेशन निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो आप चीजों को देखिए कि ये देखिए, पहले देखिए सीरीज आइडेंटिफाई कीजिए, सीरीज आइडेंटिफाई करें। तो देखो इसमें इसमें अब अभी तो एपी पढ़ा है तो एपी के ही हिसाब से सोचेंगे ना, जब आगे पढ़ेंगे तो आगे की बातें देखेंगे। तो पहला सीरीज आइडेंटिफाई करते हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, -12। यहाँ वाला डिफरेंस वो नहीं है, यहाँ भी डिफरेंस वो नहीं है, मतलब ये तो इरेगुलर टाइप का है पैटर्न। तो क्लियर है, कुछ करना होगा। तो माइनस प्लस पहले डिस्टर्ब कर रहा है, तो देखो अब पैटर्न को देखना। अगर मैं इस पूरे सीरीज को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सम ऑफ 2 सीरीज का पार्ट है जो एपी में 4 11 18 एक साथ, जो भी प्लस वाला साइन है उसको एक साथ कर दीजिए और जो माइनस वाला साइन इसको एक साथ कर दीजिए। देखिए सिंपल है। और टोटल कितने टर्म्स है, 30 टर्म्स है। तो प्लस माइनस अल्टरनेट है, तो 15 वाला प्लस होगा तो 15 वाला 15 टर्म्स माइनस होगा। तो मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने 4 + 11 + 18 प्लस क्या हुआ 25 डॉट डॉट डॉट, कितना टर्म्स आ गया, अप टू 15 टर्म्स। ये टोटल 15 टर्म्स है, ये आ गया। एक पार्ट इसको ब्रेक कर दो, समझ आ गई। और दूसरा बात माइनस, माइनस में क्या ले लिया, 8 + 16 + 24 + 30 डॉट डॉट, ये भी कितना टर्म चला गया, ये भी टोटल कितना टर्म्स है, टोटल 15 टर्म्स। तो 15 टर्म्स इसमें है, 15 टर्म्स इसमें है, तो दोनों टर्म्स का समेशन निकाल लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा, पहला 15/2 क्या हो जाएगा, ए कितना है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है 7। अब उतना मैं मेंशन हमेशा नहीं कर रहा हूँ, सिंपली देखना। तो ट्वाइस इंटू ए प्लस एन, एन है 15, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15, -1 इंटू डी, डी कितना है इसका 7। ये आ गया पहला का समेशन, माइनस ये भी 15 टर्म है, 15/2 टोटल कितना है 2, ए कितना है इसका 8, 2a प्लस एन कितना है 15, n - 1 इंटू डी, तो 16 - 8 कितना हो 8 होगा। तो दिस इज n-n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो 2a + n - 1 इंटू डी। तो ये बस कैलकुलेशन करना है और बचा क्या इसमें। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अभी नोट मत कीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यानी फर्स्ट का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, और फिर फोर्थ तो सिमिलर पैटर्न पे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल हमारा इसमें S30 निकालना है, S30।
अब देखो ये जो सीरीज आप देख रहे हो इसमें देखो लॉग इन्वॉल्व। अब बोलोगे सर इसमें तो सीरीज में कुछ ऐसा दिख नहीं आता, अब गौर से देखना। पहले मैं सीरीज लिखता हूँ, देखो सीरीज लिखता हूँ, देखो लॉग 5, यहाँ a टू दी पावर 1/2, 5 a टू दी पावर 1/2 प्लस log 5 a टू दी पावर 1/5, 5 a टू दी पावर 1/5 प्लस log 5 क्या हो गया a टू दी पावर 1/8 प्लस, ठीक है, log 5 a टू दी पावर 1/11, ठीक है ना, यही है ना। डॉट डॉट ये कितना था, टोटल 30 टर्म्स तक है, टोटल 30 टर्म्स तक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट में यूज करना है, टोटल 30 टर्म्स तक है। अब गौर से देखो कि अब ऐसे देख रहे हो तो सर कुछ नहीं दिख रहा होगा, लग रहा होगा, पर देखो सिंपल था, ये फॉर्मूला लॉ का यूज करते हैं। अगर बेस पे कुछ पावर होता है तो आगे जाके रेसिप्रोकेट हो जाता है ना, तो 1/2 आगे डिवाइड हो गया, तो 1/1/2 मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे क्या है 8 आ गया। तो देखना मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला ब्रेक कर देता हूँ, इसको 5 log 5 बेस सॉरी 2 log 5 बेस ए प्लस, तो लिख सकता है 5 log 5 बेस ए प्लस 8 log 5 बेस ए प्लस 11 log क्या आ गया 5 बेस ए डॉट 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 अप टू कितना है, अप टू 30 टर्म्स, अप टू 30 टर्म्स। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो देखो log 5 बेस ए कॉमन लो तो देखो क्या आ रहा है 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 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 अप टू 30 टर्म्स। अब हमें लगता है कि आप लोग अब बना लोगे, क्योंकि अब देखो सीरीज में ये वाला पार्ट, ये देखो एपी में है, एपी का पहला टर्म क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, 3 3 3, पहला टर्म 2 है, डी है 3 और एन कितना है 30, तो फॉर्मूला ही लगा लो बन जाएगा। अगर बनाना चाहते हो तो चलो मैं लिख देता हूँ, तो दैट इज S30 की अगर सपोज मैं बात करूँ तो क्या होगा log 5 बेस ए, यहाँ से आ जाएगा 30/2, ठीक है 30/2 दैट इज ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 3, तो आगे ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी, ए कितना है सॉरी ए इसका दिख रहा है, ए है आपका 2 एन का 30, डी कितना है 5, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो S30 की वैल्यू आ गया log 5 बेस है। अब इसको सॉल्व करके अपना कैलकुलेट कर लो, देखो क्या है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात, तो सिंपल है, आप है कि नहीं, तो इस तरह से आप चीजें देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम जो था आपका वो तो बन जाएगा फर्स्ट का फोर्थ। अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे कि अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखना कि इसमें जो प्रॉब्लम था आपका, जो मैंने आप लोगों को दिया था, एक सेकेंड, अब जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द इंटीरियर एंगल, एग्जैक्टली ये पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन है, पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें इंटीरियर एंगल की बात की, इनकी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपको पता होगा, व्हाट इज पॉलीगन, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो भी है तो उस पर हम आते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 4 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल का जो कॉन्वेक्स पॉलीगन का जो इंटीरियर, मान लो जैसे ये आ रहा है, सपोज दिस इज हेक्सागन, दिस इज द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर इंटीरियर इंटीरियर, तो इसमें ये तो रेगुलर है, ये सब इक्वल है, इरेगुलर है तो इक्वल नहीं होगा, जरूरी है एग्जांपल इरेगुलर का होगा, इसमें ऑल इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, वो एक एपी बना रहा है। तो बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 4 डिग्री, determine the number of sides of the polygon if its largest angle is 172 degree।
अगर इस प्रॉब्लम को देखो तो इंटीरियर एंगल पॉलीगन बना रहा है जिसका जो कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका इंटीरियर एंगल का 4 डिग्री। तो लार्जेस्ट, तो अब देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले नाउ, तो मान लो कि लेट एन बी द, क्या लिया, साइड्स ऑफ, ये तो एग्जांपल है, रेगुलर का करते हैं, जनरल बात है, एग्जाम सॉल्यूशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट एन बी द साइड्स ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, नॉट रेगुलर पॉलीगन, साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो देखो लास्ट मतलब ये हुआ कि A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, ये सब क्या है, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल, दीज आर द लेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है। एन माना तो पहला इंटीरियर एंगल A1, दूसरा A2, तीसरा A3, और ये किसमें आपका, ये आपका बोल रहा है कि गिवन है ये AP में, इंटीरियर एंगल है बट वो है AP में। अब आ जाते हैं, देखो क्या करना है। सबसे पहली बात, गिवन है हमारा एंड ये भी दिया हुआ है, ये सब गिवन है, ये भी दिया हुआ है AN इक्वल टू मेरा 172 डिग्री है, मतलब लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है हमारा 172 दिया, स्मॉलेस्ट क्या है मैं कुछ नहीं इंफॉर्मेशन। तो अब देखो हम क्या करेंगे, तो AN इक्वल टू 172 डिग्री, तो लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हमने अब मान लिया D। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इक्वल टू D। तो अब देखो क्या करना, तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला AN इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल टू कितना है 172, और A1 कितना, A1 निकालना है, A1 चाहिए और N चाहिए, मेनली हमें N ही कैलकुलेट करना है। तो A1 अल्टीमेटली पहले A1 और N में रिलेशन ऐड करते हैं, देखो A1 प्लस N माइनस 1 इंटू 4 आ गया। अब देखो यहां से हम क्या A1 निकाल सकते हैं, तो अगर गौर से देखो तो यहां से अगर देखो तो व्हाट इज A1 इन दिस केस, A1 देखो करेंगे तो क्या होगा, ये -4 आ गया ना, तो A1 इक्वल टू आ गया 4N, -4 तो 176, तो 176 क्या हुआ -4N, अगर चेक करो तो सब सही है, 176 -4N दैट इज इक्वल टू A1। अगर देखो ठीक है 4N -4 तो +4 आ गया, 170, A1 इक्वल टू 176 -4N, दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, अब नाउ अब देखो हमने A1 निकाल लिया, यानी कि फर्स्ट जो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन है जो AP जहां स्टार्ट हुआ उसका पहला टर्म हमने निकाला, चाहिए क्या N चाहिए, D दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास अब नेक्स्ट जो है, एक बात पता होना चाहिए, ये बात याद रखना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन जो होता है दैट इज A1 प्लस A2 डॉट डॉट जो AN है प्लस AN अगर बोलेंगे तो दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2N माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि N माइनस 2 इंटू 180, N माइनस 2 इंटू 180, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, कोई भी पॉलीगन के लिए वैलिड है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू N माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। नाउ अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो यहां से देखो A1 दिया, अब देखो यहां से देखो हमें SN अगर AP के हेल्प से अगर SN निकालना है तो व्हाट इज द SN इन दिस केस, तो लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू N/2 A1 अब प्लस क्या लिख सकते हैं AN, ठीक है। अब देखो SN इक्वल टू लिख सकते हैं N/2 कैलकुलेट करना, A1 तो अभी 10 हमने कैलकुलेट किया, A1 इक्वल टू क्या है 176 -4N अब प्लस AN कितना है 172, AN इक्वल टू 172, दिस इज इक्वल टू SN, दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू SN, और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, दिस रिजल्ट इक्वल टू N माइनस 2 इंटू 180। तो क्या मुझे यहाँ से देखो N में एक रिलेशन दिख रहा है, तो क्या यहाँ से N कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट इजिली कैलकुलेट N, और N हमेशा पॉजिटिव और आंसर N इक्वल टू क्या होगा। अब आगे सॉल्व करना तुम्हारे सामने, तो कैलकुलेशन अब तुम करना क्या, कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा बच्चे में टाइम वेस्ट होता है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन। उम्मीद है पॉइंट समझ में आया होगा, हमने क्या बताया, हमने ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू दिस 2N माइनस 4 इंटू π/2 मतलब N माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का एक फॉर्मूला होता है, इसको दिमाग में रखिएगा, सिंपल है, आसानी से आप चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ। सबसे पहले जो मैंने दिया था उसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें।
नोट कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, हर इतना सॉल्यूशन अब करना हमें लगता है कि अब कहीं कहीं टाइम वेस्ट भी हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है मैं उसको बता दे रहा हूँ और आप उसको बना के रखिए, हिंट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा, सब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सबके पास असाइनमेंट होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एपी तो अभी बस मैंने स्टार्ट किया है, एपी का जनरल टर्म सम ऑफ एन टर्म्स बताया है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहा हूँ कि एपी यूज कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको बातें समझ में आएगी तब ना आगे चल के आप प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनाओगे। तो देखना क्वेश्चन नंबर 3, आप सब नजर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ ना, 6th and 11th term on an of an AP are respectively 17 and 32। छठा और 11वां टर्म आपका दिया हुआ है किसी भी एपी का, यानी कोई भी एपी हो सकता है, तो उस एपी का छठा और 11वां टर्म दिया हुआ है, तो उसका 20वां टर्म पूछ रहा है। समझ मेरी बात, छठा और 11वां टर्म दिया हुआ है, 20वां टर्म पूछ रहा है, तो देखो क्या गिवन है। तो देखो क्या करेंगे नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखो T6 इक्वल टू दिया हुआ है, T6 मतलब छठा टर्म हम जनरली यूज करते हैं, T6 इक्वल टू 17 और T11 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 32। तो T6 इक्वल टू 17 एंड T11 इक्वल टू 32। तो देखो गिवन क्या है, छठा और 11वां टर्म दिया हुआ है 17 और 32, तो इसका 20वां टर्म पूछ रहा है, व्हाट इज द 20th टर्म। तो अगर यहां तक अगर बातें क्लियर होंगी तो देखो क्या करेंगे, तो देखो हमें चाहिए क्या, T20 इक्वल टू 1। अगर ये T20 टर्म हमें निकालना है तो कोई भी जनरल कोई भी एपी का अगर वो टर्म डिसाइड करना है तो हमें दो ही चीज रिक्वायरमेंट होती है ना, कौन सा नंबर वाला टर्म है, ए और डी, ये सब रिक्वायरमेंट है। तो 20 तो पता ही है, मतलब ए और डी चाहिए, ए और डी में इसके हेल्प से निकाल सकते। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले नाउ लेट ए, A1 इक्वल टू सॉरी T1 को हमने मान लिया, T1 मतलब ए क्या है, दैट इज द फर्स्ट टर्म, लेट T1 इक्वल टू ए, इसको हमने क्या मान लिया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो इसको मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया। और कॉमन डिफरेंस को देखो, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, डी, ये दो चीज मान लिया, दिस इज कॉमन डिफरेंस। नाउ अब देखना T6 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, T6 इक्वल टू ए प्लस 5D एंड माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू कितना आएगा 17। ठीक है, और अगर T11 में लिखने जाऊं तो क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 10D, दैट इज इक्वल टू कितना है 32। अब देखो दो ही वेरिएबल हमने माना था, कौन कौन सा वेरिएबल माना था, ए माना था और डी माना था, दो वेरिएबल है। और देखो इक्वेशंस कितने हैं, वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो मैथमेटिक्स तो यही कहता है ना कि अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन भी होना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन आपको नहीं पता चलेगा। तो देखो टू वेरिएबल्स टू इक्वेशन, मैथमेटिक्स कहता है कि ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 आप ए और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ए एंड डी। वैसे तो मुझे यहाँ से दिख ही रहा है, मैं निकाल सकता हूँ, सीधे दोनों को माइनस कर दे तो देखो क्या होगा, 5D इक्वल टू 15, तो डी इक्वल टू 3, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या है बना लेना, मतलब अब क्या मैं सॉल्व करूँ, ए और डी की वैल्यू आई, ए और डी की वैल्यू आ गई, तो T20 कितना होगा, ए प्लस 19D, डी आ गया ए आ गया, तो T20 नहीं आएगा, समझ जाएगा, तो बना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व कर लीजिएगा, सबका कल सबका कंप्लीट सॉल्यूशन के चक्कर में ना रहे। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, चलो कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, शुरुआत से कुछ मैं बता दे रहा हूँ। तो क्या दिया हुआ, इन एन एपी टीपी इक्वल टू क्यू, टी क्यू इक्वल टू 5, सेम ही चीज तो है भाई, मैं क्या बोलूँ, उसमें पी और क्यू यूज करे, यहाँ 6 और 11 यूज कर लिया, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी फर्स्ट टर्म को ए मानना, कॉमन डिफरेंस डी मान लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टीपी मतलब देखो गिवन है, मैं थोड़ा हिंट इसमें देता हूँ, टीपी इक्वल टू पी, मतलब पीएस टर्म इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्यू, तो पहला टर्म को ए मान लिया, मान लेते हैं कि अभी ए मान लिया, ए मान लिया पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस डी, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, और टी क्यू इक्वल टू कितना है पी, पी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 ए और डी नहीं आएगा मेरे पास, ए और डी आ गया तो टी आर नहीं निकाल सकते, टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल नहीं है, ए आ गया डी आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, बना लेना इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने दिया था, सुनना मेरे,
सब असाइनमेंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, इन एन एपी इफ A2 plus A5 minus A3 in an AP if A2 plus A5 minus A3 equal to 10। क्वेश्चन नंबर 5, सुनना मेरी बात, दिया हुआ है A2 plus A5 minus A3 equal to 10, ये गिवन है। A2 plus A5 minus A3 equal to 10, ये AP का दिया हुआ है। एंड A2 plus A9, इसके बाद भी दिया हुआ है A2 plus A9 equal to 70। तो पहले मान लेते हैं ना, देखो लेट फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया, यहाँ भी तो वही करना होगा, ए कॉमन डिफरेंस को मान लिया डी। तो देखो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास यही है A2 प्लस A5 माइनस A3 इक्वल टू 10। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, पांचवा टर्म पे A प्लस 4D। और A3 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। दिस इज इक्वल टू क्या गया, 10। तो ए और डी में एक रिलेशन आया, तो 2A माइनस ए, 4 1 5 माइनस 2 3, A प्लस 3D इक्वल टू कितना आ गया, 10। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। एक और रिजल्ट दिया हुआ है, एंड A2 प्लस A9 इक्वल टू गिवन है 17। तो ये क्या होगा, A प्लस डी, और ये क्या होगा, A प्लस 8D, दैट इज इक्वल टू 17। तो ये क्या, 2A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 70। तो ये रिजल्ट नंबर 2 है, रिजल्ट नंबर 1 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम A और D नहीं निकाल सकते, फिर से वही चीज तो आ गया। करना क्या है, मतलब जो भी प्रॉब्लम अभी आ रहा है आपके पास, उसमें वही मैंने किया कि पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मान के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो सिंपल है कि नहीं, तो इसको भी बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। 6 में क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचना। 6 नंबर में आप लोग प्लीज छोड़ देता हूँ एक बार। पी एस क्यू एस आर एस टर्म जो दिया हुआ है एबीसी, मतलब किसी एपी का पी वहां टर्म, क्यू एस टर्म और आर एस टर्म एबीसी दिया, इसकी वैल्यू 0 प्रूव करना है। बस जो जो रिजल्ट गिवन है, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मान के रिजल्ट दिया है उसको लिख लेना, कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। हमें लग रहा है कि डायरेक्ट आंसर बन जाए, एक बार ट्राई कीजिएगा। ये जो हो गया इसको ट्राई कीजिएगा, समझे ना, अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद मैं जो देखूंगा उसको देखता हूँ। आपको दिमाग में रखिए कि जो मैंने बताया है, ये बात याद रखना, जो मैंने बताया है ये सब आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नहीं बताया समझ में आ गई बात तो आप नहीं बनाएगा, आपको जितना से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास में भी आपको क्वेश्चन का कलेक्शन देता रहा हूँ। अक्सर आपको दो दो असाइनमेंट, अभी एक असाइनमेंट आपको मिल चुका है, एक असाइनमेंट फिर से मिलेगा जिसमें आपको सारी चीजें उसमें दिखेंगी। तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सफिशिएंट मिल रहा है। तो आप जितना दिया जा रहा है उसको करते चलो, और जो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं हिंट भी दे रहा हूँ उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस में लाओ। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ पे, मतलब पेन पे याद होना चाहिए। क्वेश्चन दिया जाए पेन पे चलना चाहिए, एकदम ये लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो प्रैक्टिस आप जितना जितना करो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, और चीजें उतनी आसान होती चले। मैथमेटिक्स का मतलब ही है कि प्रैक्टिस, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब जो हमारा इसके बाद का डिस्कशन है, आज का जो जो पॉइंट था, जो डिस्कशन था, उसको तो देख ही लो। सबको पहले इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर, ठीक है ना। अब आगे की जो बात है उसको अगर हमें डिस्कस करना है, अब हम देखते हैं। अब जो आगे की बात करेंगे वो है आपका हाईलाइट। मैं आपको इस पर बेस्ड ये डिस्कस करूंगा कि जो एपी के कुछ प्रॉपर्टीज बोलो, हाईलाइट्स बोलो, जो बोलना है वो बोलो, उसको मैं पहले डिस्कस करूंगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस फिर से आऊंगा, क्योंकि हाईलाइट्स के बाद कुछ क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ, ठीक है। ये स्लाइड में आपको वन बाय वन करके जो दिया हुआ है उसको वन बाय वन करके मैं राइट साइड में एक्सप्लेन करूंगा। आप पहला पॉइंट लिखेंगे, जो एक्सप्लेनेशन करूंगा तो सुनिएगा, उसमें कुछ नोट करने लायक होगा तो उसको नोट कीजिएगा। फिर जब मैं दूसरा पॉइंट स्टार्ट करूंगा तो आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मतलब सिस्टमैटिक नोट्स बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। तो हाइलाइट्स में बोलते हैं, देखो सबसे पहली बात, पहले आप देखो फर्स्ट दिख रहा है, गिवन है ना। हाइलाइट्स में जो पहला पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, यानी इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी, ठीक है। मतलब कह क्या रहा है क्वेश्चन, हाइलाइट्स नंबर 1,
मतलब कह रहा है ये हाईलाइट वन की मैं बात कर रहा हूँ, हाईलाइट वन। इसका देखो मतलब अगर दिया हुआ कि अगर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ये सीक्वेंस किसमें है, ये सीक्वेंस आ जाता है आपका AP में। अगर ये सीक्वेंस आपका AP में गिवन, ठीक है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आपका AP में है, तो आपको बोल रहा है कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसकी मैं बात करता हूँ, तो चलो उसकी मैं बात करता हूँ। तो देखता हूँ हाईलाइट नंबर वन जो आप देख रहे हो, इसमें देखो दिया हुआ ना कि कोई एपी अगर गिवन है A1 से लेके AN तक, मैंने आके एपी देखी, मैंने कहा कि इसमें कुछ भी टर्म्स ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं सेम टर्म से, तो आपका सीक्वेंस एपी में होगा। तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, एपी टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम टर्म, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एन एपी। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि अगर ये एपी में है तो सब में अगर मैं कुछ कांस्टेंट ऐड कर दूं, सेम कांस्टेंट, तो A1 प्लस के, कहना यही चाह रहे हैं, A2 प्लस के, A3 प्लस के डॉट डॉट AN प्लस के, तो क्या ये सीक्वेंस एपी में रहेगा? तो आप गौर से देखो ये सीक्वेंस एपी में ही रहेगा, जो डिफरेंस वही हो गया, के कैंसिल A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 डॉट डॉट AN माइनस AN माइनस, मतलब कुछ भी ऐड करना है और सब में ऐड करेंगे तो सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीक्वेंस इज इन एपी। वही चीज अगर माइनस कर दें तो भी कोई इश्यू नहीं, AN माइनस के, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस एपी में होगा। इसमें भी सेम कॉमन डिफरेंस, इसमें भी, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी ही होगा, आप चेक कर लो, के कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर वही चीज अगर मैं सब में अगर मल्टीप्लाई कर दूं, के A1 के A2, तीसरा आ गया के A3 डॉट डॉट के AN, बस ये ख्याल रखना है कि के क्या होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो टर्म्स है, जीरो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से तो सब जीरो हो गया, तो एपी में रहेगा ही रहेगा, डिफरेंस तो जीरो ही हो जाएगा। अब कोई नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के से मल्टीप्लाई किया तो K1 K2 K3 के डॉट डॉट KN, तो देखो सारा सीक्वेंस फिर से किसमें आ जाएगा, तो गौर से देखो इन दोनों का डिफरेंस देखना, KA2 माइनस KA1, तो क्या आ गया, K टाइम्स ऑफ A2 माइनस A1, यहाँ भी आ गया K टाइम्स ऑफ A3 माइनस A2, मतलब A2 माइनस A1 भी D है, A3 माइनस A1 भी D है, A3 माइनस A2, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो देखो क्या आ गया, K टाइम्स ऑफ A2 माइनस A1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ A3 माइनस A1 डॉट 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 K टाइम्स ऑफ AN माइनस 1, क्योंकि सबका डिफरेंस तो D ही है ना, एनी टर्म है प्रेसिडेंट टर्म, तो ये आपका दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू KD, मतलब इसका ये फिर से AP में है और कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस K टाइम्स ऑफ D हो जाएगा, दैट इज देन सीक्वेंस इज इन AP। तो ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस K टाइम्स ऑफ D। और सिमिलरली अगर मैं, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस प्लस करने से सब में प्लस का, ऐसा नहीं कि दो में किए तीन में नहीं किए, सब सारे सीक्वेंस के सारे टर्म्स में सेम क्वांटिटी से ऐड किए तो सीक्वेंस फिर भी एपी, सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट किए सीक्वेंस फिर भी एपी, कुछ मल्टीप्लाई किए बस सब में किए सीक्वेंस फिर भी एपी, माइनस किए तो भी एपी। तो ये सब चीजों को ख्याल रखिएगा। और अगर डिवाइड किए तो A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के डॉट 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 क्या हो गया, AN बाई के, तो सीक्वेंस फिर भी एपी में होगा और कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस इस केस में देखना D बाई के हो जाएगा, बस ये के डिवाइड हो जाएगा। तो यही चीज तो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई पहला जो हाईलाइट एग्जैक्टली यही चीज बोल रहा है कि कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आपका सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। तो पहला हाईलाइट नोट कर लिया ना, इसको भी साइड में नोट कर लो पहले के बाद, ठीक हो गया। पेन चलाइए एकदम, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप लिख, अगर साथ ही साथ लिख पा रहे हो तो लिख लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखते रहना, ओके। अब सेकेंड हाईलाइट पे जाइएगा, सबको दिख रहा है एग्जैक्टली सेकेंड हाईलाइट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, बस मेरी बात सुनिएगा, बस हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एग्जैक्टली क्या हो गया। देखो कभी भी आप सेकंड रिजल्ट देखो कि देखो कि कुछ टर्म सेलेक्ट किए, एसी में टर्म दिया तो कुछ कुछ एक स्पेशल टाइप से सिलेक्शन किया गया है। तो मेरा कहना यहाँ ये है कि जब भी आपको एपी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए और बोल दिया जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो मान लो उसमें तीन टर्म का यूज किया गया है, 5 टर्म्स का यूज किया गया, कंटिन्यूस टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ,
तो उसके केस में आपको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस फॉर्म का हम यूज करते हैं। मतलब कैलकुलेशन इस तरह से हो कि 2-3 लाइन मुझे कम लिखना पड़े, हो सकता है ज्यादा कम लिखना पड़े, तो इसलिए इस सिलेक्शन का यूज करते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन ईज हो जाता है। ऐसे इन जनरल आपको अगर फर्स्ट 3 टर्म सेलेक्ट करना है तो पहला टर्म अगर ए मानेंगे, दूसरा टर्म आप इन शॉर्ट जनरल क्या मान लेते हैं आप, ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या मान लेंगे, ए प्लस टू डी। तो जनरल पे अप्रोच यही है कि ऐसे ए पे ए प्लस डी ए प्लस टू डी मान के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। बट जनरल तो आपने ऐसे मान लिया, जनरल तो आपने ऐसे मान लिया, पर उसका एक और बेस्ट अप्रोच है कि इस केस में कैलकुलेशन हो सकता है कि 2-3 लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़े, इसलिए थोड़ा एक और मेथड जनरेट कर दिया गया है सिलेक्शन के केस में, जिसमें आप टर्म्स को सेलेक्ट करो और आपका कैलकुलेशन उस तरह से ना दिखे जिस तरह से आप पहले मेथड से दिखा। मतलब सिलेक्शन दोनों से ठीक है, दोनों से प्रॉब्लम बन जाएगा, एक में 3 लाइन ज्यादा, एक में 3 लाइन का। तो देखो क्या करना है, तो और इसका क्या एडवांटेज है, कब किस वाले केस में इसका यूज करते हैं, तो देखो क्या करते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में। तो मैंने 3 टर्म्स सेलेक्ट किया, पहले ई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, देखिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड टर्म्स की बात करते हैं, ऑड टर्म्स की बात करते हैं, तो मतलब 3 टर्म्स है, तो सबसे पहले 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स कैसे सेलेक्ट करना है, तो जनरल सिलेक्शन कैसा होता है, तो जनरल सिलेक्शन अगर करेंगे तो देखो जनरल सिलेक्शन यहां देखते हैं, जनरल सिलेक्शन अगर करेंगे तो कैसा लिखेंगे 3 टर्म्स को अगर मानेंगे, तो पहला टर्म ए, तो दूसरा टर्म क्या होगा ए प्लस डी, तो तीसरा टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी। दिस इज द जनरल सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स, ये आ गया जनरल सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। अगर वही अगर इसमें हमारा और इसमें अब थोड़ा स्पेशल सिलेक्शन, ऐसा सिलेक्शन करें कि कैलकुलेशन कम, उसमें भी कैलकुलेशन जाएगा पर इससे 3 लाइन ज्यादा जाएगा, तो वही है कि इसमें क्या करना होगा, तो देखो क्या करते हैं, कुछ इस तरह से टर्म सेलेक्ट करते हैं कि सम ऑफ टर्म्स एक सिंगल वेरिएबल आया, सम ऑफ टर्म्स एक सिंगल वेरिएबल आया, तो ये कैलकुलेशन कम करने का एक अप्रोच जनरेट किया गया है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं मन मानता तो उसको भी यूज करना, प्रॉब्लम सबसे बनेगा। तो देखो क्या करते हैं, तो 3 टर्म्स में पहला टर्म को a माइनस बी मानते हैं, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा a और थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस डी। देखो तो सीक्वेंस एपी में है, कॉमन डिफरेंस डी आ गया, कॉमन डिफरेंस डी, बट फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी नॉट a, ठीक है। इसमें एडवांटेज ये है कि सबको ऐड कर दो, तो देखो थ्राइस से आ गया, डी डी कैंसिल हो गया, थ्राइस से एडवांटेज दिख रहा है, दिस इज एडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज आ गया, तो देखो थ्राइस से मतलब डी कैंसिल हो गया, इसमें ऐड किया तो थ्राइस से प्लस थ्राइस डी आ गया, तो 2 वेरिएबल आ गया, इसमें एक वेरिएबल, तो थोड़ा कैलकुलेशन यहीं से बचता है, ठीक है। ये 3 टर्म्स का है। सिमिलरली अगर 5 टर्म्स का, पहले ऑड नंबर टर्म्स 5 नंबर टर्म्स सिलेक्शन करना है, तो देखो क्या, फिर से इसी को लेते हैं, स्पेशल सिलेक्शन बात होता है, a माइनस टू डी, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। अगर इसमें सिलेक्शन करना है 5 जनरल सिलेक्शन, तो क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, और लास्ट क्या होगा ए प्लस फोर। ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करते हैं। तो अब मैं इसको सिर्फ बता रहा हूँ, तो 3 के लिए ये, 5 के लिए, इसमें भी देखो सबको ऐड करेंगे, पहला टर्म आ गया ए माइनस टू डी, कॉमन डिफरेंस आ गया डी, सबको ऐड करेंगे तो 5 आ गया, तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ 5 टर्म्स। सिमिलरली सिलेक्शन ऑफ 7 टर्म्स की बात करेंगे, तो इसी को लिख सकता हूँ ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और ये क्या आ गया ए प्लस थ्री डी। क्लियर है, ए माइनस थ्री डी से ए प्लस थ्री डी, ये आ गया सिलेक्शन। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में 3, 5, 7 हमने सेलेक्ट किया, तो देखो सब में कॉमन डिफरेंस क्या मेंटेन किया, ऑड नंबर टर्म्स अगर सेलेक्ट किया तो कॉमन डिफरेंस डी मेंटेन किया। यही अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन टर्म सेलेक्ट करना है, तो देखो इवन टर्म हमारा टारगेट यही है एपी में सिलेक्शन करने का कि समेशन सबको कर दें तो एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए। जनरल सिलेक्शन में तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा, जनरल सिलेक्शन आपको पता ही है सिलेक्शन। तो प्रॉब्लम अगर दिया जाए तो आप जनरल सिलेक्शन से बना सकते, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स की बात कर लिया तो तीनों टर्म्स मान लिया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, थोड़ा कम कैलकुलेशन हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये सारी चीजें अप्रोच है, आपको फॉलो करना है आपको। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में भी इस तरह से करना है कि सारा टर्म्स कैंसिल हो। तो पहला इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होगा, पहला होगा 4 टर्म्स वाला एपी, तो देखो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस डी नहीं, इसमें कॉमन जनरल सिलेक्शन इसमें दिख ही रहा होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, बट जनरल सिलेक्शन जो आपको अंडरस्टूड है वो समझ में आ ही रहेगी बात, वो तो जनरल अप्रोच है जो आपको पहले बता रखा है। बट अगर स्पेशल सिलेक्शन की बात करें तो इसको ऐसे करते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। अब गौर से देखो इसका, देखो ये जो एपी में है, दिस सीक्वेंस इज इन एपी, कॉमन डिफरेंस टू डी, टू डी, टू डी,
कॉमन डिफरेंस 2D है, देखो सब डिफरेंस 2D है। वही चीज सेकंड हाफ रिजल्ट में आपको बताया गया था, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स से बताया गया था। स्पेशल टाइप ऑफ सिलेक्शन है, प्रॉब्लम को थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो देखो, तो ये आ गया, तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस 2D, सीक्वेंस एपी में आप सबको ऐड कर देंगे तो 4A आ गया ना। तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, दिमाग में रखिएगा। और इसका भी यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। अब आपको जिस कैलकुलेशन थोड़ा करने का मन है तो उसको कर ले, कोई हमारे से बाउंडेशन नहीं, सबसे बन जाएगा। ठीक है, तो 6 में अगर आ जाते हैं तो 6 में आ जाएगा, अगर टर्म्स लेगा तो पहला आ जाएगा a-5d, a-3d, a-d, a+d, a+3d, और लास्ट क्या आ जाएगा a+5d। ठीक है, तो देखो आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया 2d, और नंबर ऑफ टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। ये सब अप्रोच है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हाइलाइट्स का, यही सेकंड हाइलाइट्स का यही मीनिंग था कि आपको कि जब सिलेक्शन की बात करें तो इवन में क्या करते हैं और ऑड में सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और थर्ड हाईलाइट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, थर्ड हाईलाइट में जो थर्ड में ये ना, कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो आपको ही पता है। जीरो होगा तो सारा टर्म्स इक्वल होगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा। तो यही है, ये आ गया थर्ड हाईलाइट। ये सब चीजें क्लियर है। अब आ जाते हैं फोर्थ हाईलाइट, फोर्थ वन। तो देखो फोर्थ वन क्या होगा, फोर्थ वन सबकी नजर फोर्थ पे पड़नी चाहिए। सबसे पहले फोर्थ आप लिख लो, फोर्थ यही दे रहा है, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स, देखिएगा ये दिया हुआ, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज कांस्टेंट। एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है आप जरा सोचिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं इस पे एक अप्रोच बताऊंगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं इस पे एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन फोर्थ नंबर जो हाईलाइट है उसको देखिए, गिवन है ना, इन एन एपी सम ऑफ टर्म equidistant from beginning and end are equal, in an AP sum of terms equidistant from beginning and end are equal। मतलब कहा क्या रहा है देखना, मान लिया लेट a1, a2, a3, a4 डॉट an-2, an-1, an, मान लिया ये सीक्वेंस एपी में, कोई प्रॉब्लम, मान लिया ये सीक्वेंस एपी में। ठीक है, इस सीक्वेंस को हमने एपी में मान लिया। अब आपको ये बोल रहा है कि इस सीक्वेंस, अब देखो स्टेटमेंट सुनना, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। तो इक्विडिस्टेंट की बात क्या कर रहे हैं, मतलब बिगिनिंग से भी और एंड से भी, मतलब वो शुरुआत से अगर पहला टर्म उठाओ तो अंतिम से लास्ट टर्म उठाओ, इन दोनों का सम जो होगा वही शुरुआत से दूसरा टर्म और अंतिम से दूसरा टर्म के इक्वल होगा। वही चीज कहना चाह रहा है। जो स्टेटमेंट है, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल, मतलब गिवन है ये जो a1 प्लस an है, पहला और अंतिम, पहला और शुरुआत से पहला मतलब अंतिम, शुरुआत से अंतिम, वो होगा a2 प्लस an-1, ये और ये सेकंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, तो इक्वल टू क्या होगा a3 प्लस an-2 डॉट डॉट डॉट। यही कह रहा है इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल। यही पॉइंट मैंने कहा, इसको दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू p। यही स्टेटमेंट है, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बहुत आसानी से चीजें दिख जाती है, तो जो जो पॉइंट्स, जो जो हाईलाइट्स मैंने बताया, सारा हाईलाइट्स आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तब उसका यूज कर लेना है। तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए और पॉइंट भी समझ में आ गया। यही चीज कह रहा है, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, यही है। अब आ जाते हैं, नोट कर लो इसको, कर लिया।
and then AP sum of terms equidistant from beginning and end are always equal। तो ये पॉइंट क्लियर है, मतलब कोई भी एपी उठा लो, शुरुआत और अंतिम, सेकंड लास्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और इसमें पॉइंट है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लो कोई एपी आपको दिया, एपी बेस्ड प्रॉब्लम दिया, कोई एपी बेस्ड प्रॉब्लम, कोई भी एपी बेस्ड प्रॉब्लम दिया है, उसमें बोलते हैं कि इट हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक बेहतर अप्रोच है, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको बोले ना, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ट्वाइस एन मान। ये मेरा आपको सजेशन, और इसको मैंने देखो हाईलाइट लिखा है भी, ट्वाइस एन मान लो। क्यों बोला कि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल दिखने लगेगा, आप चीजें थोड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको अगर मेंशन किया जाता है तो आप एन भी मान के सॉल्व कर सकते हो, पर ट्वाइस एन इज बेस्ट, क्योंकि उसमें 2n इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो यानी कि n आपका जो आएगा उसको 2 मल्टीप्लाई कर दो तो उतना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, तो विच इज इवन नंबर। तो याद रखिएगा, अगर कोई एपी की बात करे और इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करे तो ट्वाइस एन इज द इवन नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर ऑड टर्म्स आपको मानना है, तो अगर कोई एपी का ऑड टर्म्स है तो आप उसको 2n+1 टर्म मान के सॉल्व करो। ये मेरा सजेशन, याद रखना, इसको यूज करना। वैसे ऐसा नहीं कहा कि उससे भी आंसर नहीं आएगा, आंसर वहां से भी आएगा, पर इससे अच्छे तरीके से आसानी से चीजें दिखने लगेंगी। ये मेरा अपना परसेप्शन, तो ख्याल रखिएगा। तो 2n और 2n+1, एपी में 2n और 2n+1, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक देखें, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो आगे के पॉइंट्स पे आ जाए, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब आ जाते हैं लास्ट, देखो क्या कहना है लास्ट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट आपको देखते हैं। तो इस पॉइंट में देखो क्या है कि अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट में। तो इस पॉइंट में आपको ये कहना है कि कोई भी सीक्वेंस, ये फॉर एनी, एक्चुअल में ये जो लास्ट ये जो पॉइंट है ना, ये जो हाईलाइट है, ये किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है, किसी भी सीक्वेंस के लिए, मतलब किसी सीक्वेंस का समेशन दिया, सीरीज गिवन है, कोई भी सीक्वेंस का अगर सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है, ये वैलिड फॉर इन एनी सीक्वेंस, वैलिड फॉर एनी सीक्वेंस, वैलिड फॉर एनी सीक्वेंस। मतलब सिर्फ एपी की बात नहीं करेंगे, कोई भी की बात करेंगे। मतलब अगर एसएन अगर आपका गिवन होगा, एसएन मतलब क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपका दिया हुआ है तो उसका जनरल टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारा काम। तो कोई भी सीक्वेंस का सम ऑफ एन टर्म्स दिया होगा, जनरल टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म मतलब क्या, T1+2, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स अगर बात करें तो ये मतलब क्या हुआ, T1+T2, T1 T2 मान लो, या A1, मैं A1 हमेशा ये साथ A1 लिखता हूँ, A1+A2+A3 डॉट 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 AN -1+AN, ठीक है। अगर मान लो एसएन मतलब दिया हुआ, मतलब क्या हुआ, A1 से लेके AN तक का समेशन दिया हुआ। अगर आपको कोई भी सीक्वेंस में अगर मान लो कि TN दे दे, सॉरी पहले एसएन दे दे और TN पूछ दे, TN मतलब क्या हुआ, जनरल टर्म, कभी TN में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी TR में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब RS टर्म बोलो या NS टर्म, N के फॉर्म में जनरल टर्म डिसाइड करना है, तो TN आपको बोल दे। एसएन दिया हुआ है, एसएन गिवन है और TN बोल दे, तो देखो एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, तो टीएन के लिए देखो, अगर हम टीएन निकालना है एसएन में से, तो एन -1 तक का समेशन को इसमें माइनस कर दे तो एन नहीं आए, एन मतलब सम ऑफ टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एन, मतलब एन टर्म्स को एन में रिप्रेजेंट किए। तो बस कुछ नहीं करना है, एसएन -1 को बस इसमें एन की जगह n-1 रिप्लेस करना है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A1+A2+A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n-1 तक ही जाएगा, n तक नहीं पहुंचेगा। तो दोनों को अगर माइनस कर दो, ये कैंसिल सब कैंसिल, तो ये कैंसिल होगा सर। इससे क्या दिख रहा है, SN-1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू AN। मतलब ये किसी भी सीक्वेंस के लिए वैलिड है। अगर सम ऑफ एन टर्म्स आपको दिया हुआ है तो उसका जनरल टर्म क्या होगा, SN-1। ये दिमाग में रखना, दिस इज वैलिड फॉर एनी सीक्वेंस, एनी मतलब एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो इसमें ये वैलिड होता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल लिया, अगर मैंने SN इक्वल टू अगर हमने दे दिया 2n+5, तो व्हाट इज इट्स TN, तो 2n² + 5 है, 2n² + 5। तो इसका अगर TN पूछ दिया तो TN मतलब क्या हुआ, अब ये किसी सम ऑफ एन टर्म, मतलब n की जगह 5 रखो तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या हुआ, 2 × 5² + 5, n कुछ भी हो सकता है, 2 3 3 4, 3 से मिनिमम 3 होगा, 3 4 5 10 कुछ भी होगा। तो उसका हमें जनरल टर्म डिसाइड करना, तो जनरल टर्म में डायरेक्ट कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, SN-1 5 का मैंने दिया, कहीं भी इसको यूज कर सकता हूँ, कोई भी सीक्वेंस के लिए यूज कर सकता हूँ। इसके लिए TN क्या होगा, SN-1 दैट इज इक्वल टू 2n² + 5 माइनस क्या होगा
2n-1 स्क्वायर प्लस 5, तो दिस इज Sn, दिस इज Tn, तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, यही आ जाता है आपका फॉर्मेट, और इसको आपको दिमाग में सेट रखना है। तो ये आपका रिजल्ट है, और आपको माइंड में सेट कर लीजिए कि इसको आपको हमेशा यूज करना। तो उम्मीद है पॉइंट सारा क्लियर होगा। यही है आपका हाईलाइट, तो फटाफट इसको नोट कर लें बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, और फिर इसके बाद हम आगे की बात करेंगे, जो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर लिया? तो दिमाग में सेट कर लीजिए इसको, और ये सब चीजें याद रखिएगा। एक एक लाइन आपको उसी कोशिश ये कीजिएगा कि जिस दिन जो लेक्चर अपलोड हो फटाफट उसी दिन सारी चीजें कर लें, क्योंकि आपके पास फिर आपको ज्यादा टाइम लगाओगे तो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, और आपको फिर बैकलॉग आपको हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ना उस टाइप से जनरेट हो, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, तो ये सब हो गया। अभी हमने क्या क्या किया, तो एपी के हाईलाइट्स को देख लिया, इतना तक ध्यान रखिए, एपी के हाईलाइट्स तक देख लिया, यहाँ तक जो भी चीजें थी वो हमने क्लियर कर लिया। अब आगे की बात क्या है, तो आगे जो हमें करना है वो अब कुछ अब जो एपी बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करें, क्योंकि अभी बेसिक क्वेश्चन कर रखा था, बहुत लोगों ने बनाया, कुछ हमने ही बताया कैसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अब मैं एक असाइनमेंट फिर से शेयर करूंगा, ठीक है, और उस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, और रेस्ट क्वेश्चन आपको एज ए होम असाइनमेंट, और जो मैं मेजर क्वेश्चन को बता दूंगा, क्योंकि अब उसके सॉल्यूशन में जब कोई अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, नहीं तो आप बनाना कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे डिस्कस करना, नहीं होगा तो उसी की बात है, अच्छी बात है। तो ये है, तो मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस, कुछ क्वेश्चन शो करके उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करूँ। चलो देखता हूँ क्या क्या हो सकता है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलो असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। तो अभी आप एक स्लाइड देख लो, एक स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, इसमें 10 क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आप लोगों को। वन बाय वन करके मैं उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और कुछ के हिंट भी देता हूँ, उसके बाद आप सबको सॉल्व करके देखिएगा, ये होम असाइनमेंट की तरह भी होगा। तो चलो क्वेश्चंस में देखते हैं। आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चंस का, और फिर वन बाय वन करके मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, साइड में क्वेश्चन रहेगा ही, मैं बोलता जाता हूँ, आप सुनते चलना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, बनाना कैसे है, मैं पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस आपको बनाना कैसे अप्रोच बता दूंगा, सॉल्यूशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि सर सॉल्व भी कर दीजिए। सारा मैं सॉल्व करूंगा तो एक सिंपल छोटे टॉपिक कंप्लीट करने में पता चला कि तीन, जहाँ एक क्लास में खत्म होना चाहिए था वहाँ 3 क्लास में खत्म होगा। तो कुछ इस तरह से प्लान किया जाए कि दोनों सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब काम भी हो जाए और सब टाइम भी हमारा सेव हो जाए, यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखें, दिया हुआ है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट 45 है, तो लास्ट 45 है, तो फर्स्ट टर्म देखिए, तो सिंपल है ना, इसमें हम क्या बताएं, a1 इक्वल टू 5 और an इक्वल टू 45, इसमें हम क्या बोले, an इक्वल टू 45 और गिवन है, और सम क्या दिया हुआ 400, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, देन फाइंड द टर्म्स, सम इसका यानी कि s ऑफ n इक्वल टू गिवन है 400। आपको निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, नहीं निकल जाएगा। लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, नंबर ऑफ टर्म्स को n हम मान ही रखे हैं, तो एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू सबसे पहले लिख सकते हैं n/2, ठीक है, n/2 a1 प्लस ए एन, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा, मतलब अगर यहां से लिखा तो 400 इक्वल टू n/2, अगर हम a1 लिखें, a1 5 है तो an कितना है 45, तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है, तो दिस इज 50, तो n इक्वल टू यहाँ से क्या आ रहा है, दैट इज n इक्वल टू हमारा आ रहा है 8, तो सॉरी n/2 इक्वल टू 8 आ रहा है, मतलब 25 16, n इक्वल टू 16 आ रहा है, n इक्वल टू 16, n इक्वल टू यहाँ से 16 आया, n की वैल्यू 16 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। नाउ an इक्वल टू मेरा क्या है 45, अगर an निकालना है तो an का मतलब क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए कितना है 5 है, एन कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 45। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू 40/3। तो दिस इज 40/15, 40/15, तो दैट इज इक्वल टू 10/3। तो दिस इज द आंसर। इसमें करना क्या है, ये ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, सिंपल है, मैंने बना दिया अलग बात है, पर ये आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 तो नंबर 2 पे आप गौर कीजिएगा। नंबर 2 देखो कह रहा है ना, सुनना, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। तो फर्स्ट 3 टर्म्स जो गिवन है जो डेटा गिवन है, a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 27 दिया हुआ है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293 एंड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 293। ये डेटा गिवन है, समझ लो, यहां तक सबको क्लियर होगा, ये डेटा गिवन। अब इसको सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो सॉल्व करने में देखो क्या करेंगे, पहला 3 टर्म का समेशन 27 दिया, इसका स्क्वायर का समेशन 293 दिया। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहला काम यही करने में हमें टर्म्स मानना, 2 चीज मानना है, ए और डी। ए और डी आ गया तो सारी चीज तो आएगी। देखो क्या करते हैं, हमें टर्म चाहिए, हमें कह रहा है ना कि फाइंड द सीक्वेंस सम ऑफ द, और इसमें कह रहा है देन फाइंड एसएन। एसएन चाहिए मतलब सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, तो मतलब एसएन चाहिए, तो हमें ए और डी आ गया तो एसएन भी आ गया, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन ही होगा, बट रिक्वायरमेंट हमारा ए और डी है, इन दोनों खेल से हम ए और डी मान लेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, लेट a1 इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो ठीक है, नाउ सबसे पहले A1, A2, A3 देखो जनरल मेथड से बनाता हूँ और सिलेक्शन प्रोसीजर से बनाता हूँ। ये मेथड 1 में यूज करता हूँ, इसमें जनरल सिलेक्शन में यूज कर रहा हूँ। तो A1 क्या दिया हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू कितना है 27। तो क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी, A3 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 27। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा 9। दिस इज रिजल्ट नंबर 1, A प्लस डी इक्वल टू 9। यहाँ पे क्लियर है, साइज A प्लस साइज डी इक्वल टू 27, तो A प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस डी इक्वल टू 9। अब नाउ देखो ये आ गया पहला रिजल्ट A और डी में, और A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 293 दिया। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 293। अब दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर प्लस A प्लस डी होल स्क्वायर प्लस A प्लस 2D होल स्क्वायर इक्वल टू 293। तो दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर इसको सॉल्व करो क्या, दैट इज इक्वल टू 5A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5D स्क्वायर ट्वाइस AD और 4AD, so that is equal to 5AD, that is equal to 293। तो है ना 293। तो यहाँ से देखो 5AD, तो दिस इज रिजल्ट नंबर 2। तो क्या 1 और 2 से आप A और D नहीं निकाल सकते? अगर आप जरा सा दिमाग लगाइए तो देखिए 1 और 2 में 2 वेरिएबल है हमारा A और D, और 1 और 2 में यही कह रहा है कि A और D में रिलेशन हमारा जनरेट हो गया। तो 1 और 2 से आप 2 आसानी से निकाल सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या करना है, D की जगह फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं यहां देखूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 बस, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 में A प्लस डी 9 है, तो बस D की जगह A रख देते हैं या A की जगह D रख देते हैं। तो देखो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या लिख सकता हूँ, तो 3A स्क्वायर, D की जगह A रख देते हैं, 5D की जगह क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 5AD, तो 5A और D को क्या लिख सकते हो इंटू 9 माइनस A इक्वल टू 293। 5A इंटू 9 माइनस A इक्वल टू 293। 5A इंटू 9 माइनस A इक्वल टू 293, ठीक है, बन गया ना। तो देखो A में क्वाड्रेटिक आया। अब इसको सॉल्व करना। अब मैं क्या बताऊं, सॉल्व कर लीजिएगा। ए आ गया, सुनना मेरी बात, अगर ए आ गया
ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो डी नहीं आ जाएगा। ये भी कैलकुलेशन हमको करना होगा, कर लोगे? इसमें तो इतना तो आपसे उम्मीद रख ही सकते हैं। तो यहाँ से आप ए कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद आपका डी आ जाएगा फ्रॉम वन, डी आ जाएगा फ्रॉम वन ले लो या फ्रॉम टू। तो ठीक है, ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग मेथड 1। सुनना, अब अगर मैंने बोला कि सर अभी तो आप बोलोगे सर आप सिलेक्शन भी तो बताए थे, बोले तो इसमें कैलकुलेशन कम जाएगा, तो वो भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर को यूज करना चाहते हो, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलिए, अगर आप सिलेक्शन प्रोसीजर यूज करना चाहते हैं, इसी में अगर मेथड 2 यूज करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं हिंट दे देता हूँ। अटेम्प्ट करके इसको सॉल्व करके देखना मेथड 2। तो देखो क्या कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर यूज करना चाहते हैं, तो इसमें मेथड 2 की बात करते हैं। तो देखो क्या करूंगा, इसके मेथड 2 में देखो क्या हुआ, A1 को मैंने मान लिया A माइनस डी, A2 क्या आ गया A, और A3 क्या आ गया A प्लस डी। तो सबसे पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू क्या है 27। तो तीनों को ऐड कर दिया, तो थ्राइस A इक्वल टू 27। तो डायरेक्ट यहाँ से एडवांटेज क्या हुआ, A इक्वल टू 9। यही एक एडवांटेज थोड़ा मिलता है यहाँ, A इक्वल टू 9। नाउ अब दूसरा रिलेशन भी गिवन है। दूसरा रिलेशन क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 293। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये आ गया आपका, ये रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज A माइनस डी होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस डी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 293। अगर आपको चीजें यहाँ तक अगर क्लियर है और साफ साफ सारी चीजें दिख रही हैं, तो प्रॉब्लम में है क्या, ठीक है ना। ए की वैल्यू उठा के डाल देंगे, ए की वैल्यू उठा के डालेंगे तो क्या होगा, दिस इज 9 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू 290। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, डी आ गया, डी आ गया, ए भी आ गया। तो देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम गया ना, इससे थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा गया, बस यही हमारा डिफरेंस था। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये भी सारी चीजें दिख ही रही है, पर वही थोड़ा कैलकुलेशन 3 लाइन 4 लाइन कम ज्यादा का है, फर्क है। यही मेथड हो ना, मेथड 2 में फर्क है। तो जहां तक हमने बता दिया, अब इसके आगे आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 आपने अब कर लिया, देख लिया कि क्या है क्या नहीं है। अब आगे के प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूँ, स्क्रीनशॉट एक ले लो। तो आगे के प्रॉब्लम्स में देखता हूं, तो चलिए देखिएगा। तो आगे के प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। 3 आप देख रहे हो Tm इक्वल टू 1/n, Tn इक्वल टू 1/n। तो बस यहाँ भी वही सी अप्रोच है, इस तरह प्रॉब्लम आप बना रखते हो, इस तरह प्रॉब्लम में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Tm 1/n है, Tn 1/m है, तो आप क्या करो, जब भी ऐसा कुछ दिया ना, दो टर्म दिया हुआ, इससे पहले प्रॉब्लम बनाए हो, हमने क्या किया था, उसका फर्स्ट टर्म a मान लिया था, कॉमन डिफरेंस b मान लिया। तो जो कह रहा है उसको मान लो और आगे बढ़ जाओ। तो बस फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस b मान लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल जनरेट होगा, सॉरी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन जनरेट होगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, a और d आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका टिपिकल नहीं है, आप इसको भी बना लें। डबल आंसर का क्या रीजन है वो समझना, तो इसको आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, ये अब आपके लिए छोड़ देता हूँ। सोल्यूशन तक नहीं बना दूंगा तो असाइनमेंट का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आता, 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखना कि 5 एग्जैक्टली क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। सबकी नजर क्वेश्चन नंबर 5 में होनी चाहिए, जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, मतलब दो अलग अलग AP दिया हुआ है, इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP जो है, रेशियो क्या है 7n + 1 डिवाइड बाय 4n + 27। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP है 7n + 1 डिवाइड बाय 4n + 27। मान लिया एक पहले AP का सम ऑफ n टर्म्स को हमने Sn मान लिया, और दूसरा AP का सम ऑफ n टर्म्स को मान लिया S डैश n, Sn रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP,
और एस डैश एन रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकंड एपी, मतलब दो एपी हमारे पास है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसका पहला टर्म मान लिया, दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू गिवन है 7n+1, 7n+1 डिवाइड बाय 4n+27। अब निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 11th टर्म। देन पहला एपी का 11th टर्म, अब दूसरा एपी A-11, मतलब दूसरे एपी का 11th टर्म, पहले एपी का 11th टर्म और सेकंड एपी का 11th टर्म का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा होगा तो समझ में आ रही होगी बात है कि पहले एपी और दूसरे एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एन, और बोल रहा है यहाँ से दोनों एपी के 11th टर्म का रेशियो निकाल। अब आपके दिमाग में आएगा इससे कैसे सॉल्व। सबसे पहली बात, सॉल्व करने का अप्रोच तो बहुत सारी चीज दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है, पर कौन सा प्रॉपर अप्रोच है उसको फॉलो करना है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि क्या हो सकता है। सबसे पहले आप सोचिए क्या हो सकता है, दिमाग चलाइए कि पहला एपी और दूसरा एपी, दोनों एपी दिया हुआ है, दोनों का सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है और 11th टर्म का रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब आप थोड़ा सोचो कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, गिवन जो है तो दोनों, अब देखो अगर पहले एपी आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं ना, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लो। मान लो पहले एपी का फर्स्ट टर्म A1 माने, कॉमन डिफरेंस D1 माने, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म A2 माने, कॉमन डिफरेंस D2 माने। तो A1 D1 A2 D2 कितना वेरिएबल हमने माना, 4 वेरिएबल माना, और इक्वेशन कितना है, इक्वेशन तो एक ही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, 4 वेरिएबल्स 1 इक्वेशन, मतलब क्लियर है कि हम वेरिएबल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होगा, उसकी हम बात करेंगे। तो देखो मेरा क्या कहना है, तो सबसे पहले देखना, लेट फर्स्ट टर्म इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D2, दिस इज फॉर फर्स्ट एपी, ठीक है। और सेकंड डिफरेंस, सेकंड एपी के लिए A2 मान लिया और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, D2, दिस इज फॉर हमने सेकंड, दोनों एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लिया, इतना तो मानना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो कोई इसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं। पहला टर्म इसका मान लिया, कॉमन डिफरेंस मान लिया। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो ना अब देखो ना कर क्या सकते हैं, एस एन बाय एस डैश एन की बात करते हैं तो देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखो गिवन है एस एन बाय एस डैश एन, गिवन क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, n/2, सुनना मेरी बात, ट्वाइस A1 प्लस n-1 इंटू D1, दिस इज एस एन। अगर एस डैश एन की बात करें क्या होगा, n/2 ट्वाइस A2 प्लस n-1 इंटू D2, ट्वाइस A2 प्लस n-1 इंटू D2। तो गौर से देखो ये n/2 कैंसिल, ये आ गया। अब देखो ये रिजल्ट क्या आ गया, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू ट्वाइस A1 प्लस n-1 इंटू D1, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ट्वाइस A2 प्लस n-1 इंटू D2, ये आ गया आपका Sn बाय एस डैश एन। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप पहले यहाँ पे देखिए, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो गिवन है, हमने जो माना है उसमें हमने सारी चीजों को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना, अब इसके हेल्प से हमें ये निकालना है। अब गौर से देखो कि अगर A11 बाय A-11 चाहिए तो मतलब चाहिए क्या, A1 प्लस 10 D1, और इसका क्या मतलब है A2 प्लस 10 D2। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो देखिए जाकर, मतलब A1 बाय A11 बाय A-11 चाहिए, A11 बाय A-11 चाहिए। तो देखो A11 बाय A-11 मतलब क्या हुआ, A11 A1 प्लस 10 D1, A2 प्लस 10 D2, मतलब ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, और ये हमने कैलकुलेट कर रखा। अब आप सोचो, रिजल्ट हमारे पास एक है और चाहिए वो, सोचो कि यहां से यहां डायरेक्ट जंप कैसे किया जाए, कुछ और तो है नहीं, वेरिएबल कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन है। तो सोचो यहां से यहां जंप कैसे कर सकते हैं, A1 प्लस 10 D1 और A2 प्लस 10 D2, यहां से यहां जंप करना में क्या हो सकता है, कैसे डायरेक्ट यहां यहां से यहां जंप करना। तो आप गौर से देखो कि यहाँ जो रिजल्ट है ये देखना, फिर से मैं लिखता हूँ, Sn बाय एस डैश एन इक्वल टू क्या गिवन है, 7n+1 डिवाइड बाय 4n+27, दिस इज इक्वल टू क्या गिवन है, ट्वाइस A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइड बाय ट्वाइस A2
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब एक स्टेप मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, मतलब यहां से उठना है और सीधे यहां चलाना। तो सोचो कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जबकि ये आपका इसके इक्वल दिया हुआ। तो आप दोनों एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करो, ध्यान से देखो। इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इसको बात करें, एन का कुछ ऐसा वैल्यू है जो डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जा रहा है। तो अगर थोड़ा भी दिमाग लग रहा होगा तो ऊपर से कंपैरिजन करो, ट्वाइस a1 10d1, ट्वाइस a2 10d2। तो गौर से देखो, अगर एन की वैल्यू यहां पर अगर हम ये n-1 अगर 20 आ जाता, अगर यहां सुनना मेरी बात, हड़बड़ाना नहीं, अगर ये n-1 20 आ जाता तो सीधे उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते, दोनों 20 आता तो 2 कैंसिल हो जाता। मतलब कहने का यही है कि इस वाले में n इक्वल टू, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है, तो बस कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 20 लाने के लिए n इक्वल टू कितना माना हुआ है, n इक्वल टू 21 करेंगे तब ना n-1 20 आएगा। n इक्वल टू 21 रखे तो 21 इधर भी रखे, 21 इधर भी रखे, तो जो वैल्यू इधर होगा वही वैल्यू इधर होगा। दिस इज एन आइडेंटिटी कंसेप्ट। n की वैल्यू 21 रखे तो देखो क्या होगा, इधर आ गया 7 इंटू 21 प्लस 1, देखना 4 इंटू 21 प्लस 27, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट साइड का वैल्यू। राइट साइड में क्या आ गया, तो राइट साइड में आ गया ट्वाइस a1 प्लस 20d1, और देखिए क्या आ गया, ट्वाइस a2 प्लस 20d2, दैट इज इक्वल टू a1 प्लस 10d1, और ये आ गया a2 प्लस 10d2। अगर आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो गौर से देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व है। ये कितना आ गया, 7 इंटू 21 147 प्लस 1 140, 147 147 प्लस 1 148, दिस इज 148, और ये क्या हो गया, ये आ गया तो 84 प्लस 27, 84 प्लस 27 मतलब 80 100 115, ठीक है ना, 84 प्लस 27 तो 111, सॉरी 111 111, ठीक है, तो ये आ गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 10d1, और ये क्या आ गया a2 प्लस 10d2, विच इज इक्वल टू, देखो तो 37 से देखेंगे तो 37 इंटू 3 37 इंटू 4, विच इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3, विच इज इक्वल टू 811 डिवाइड बाय a-11। आ गया ना आंसर। तो क्या आ गया आंसर, दिस इज द आंसर। मतलब यहां ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन इस तरह से एडजस्ट ही किया गया था, ये जो रिजल्ट दिया गया था इस तरह से एडजस्ट ही किया गया था। यहां तक पहुंचने के लिए हमें इस रिजल्ट में बस n की वैल्यू 21 रखना पड़ा। ये आपको प्रॉब्लम के हेल्प से देखना होगा कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो उस हिसाब से मैंने ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एक इक्वेशन है 4 वेरिएबल माना है तो कैलकुलेट करना संभव नहीं, कुछ न कुछ ट्रिक तो है, उसी ट्रिक को देख के यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। आइंदा आप भी ख्याल रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, ये ढंग का प्रॉब्लम था, और एक बार खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि प्रॉब्लम मैंने बता दिया, जितना हो सकता है मैक्सिमम एफर्ट में लगा रहा हूँ, पर आप उसको खुद से बनाइए। बना ली, मैंने बना दिया, अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ गया तो तुरंत उसको कुछ मत करो, बस फिर से उसको, मतलब अभी नहीं तो 1-2 घंटे 3 घंटे या शाम तक आप एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, आपको वो चीजें याद है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी। ये सब बातें, मेरी बात ख्याल रखो, और जो कहा जाता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो, ठीक है। चलो पहले इसको नोट करो, फिर आगे के प्रॉब्लम्स में देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, देख लिया। अब तुम हमारे पास यहाँ पर 5 प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार रीडिंग दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन में हिंट दे दूंगा, और फिर आप इसको बना के रखिएगा। सबको एक बार फिर से बना लीजिएगा, जो मैंने बताया उसको भी, जिसको नहीं बताया वो भी, सबको एक बार रफ पे अच्छे से खुद से बना के कॉन्फिडेंट हो लीजिएगा कि भाई आपको ये चीजें आ गई, आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। ठीक है, चलो देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन देखना, पढ़ना क्वेश्चन। If S1, S2, S3 dot dot SP are the sum of n terms of P arithmetic series, मतलब S1 किसी दूसरे अरिथमेटिक सीरीज का समेशन होगा, P n टर्म्स का सीरीज होगा, S2 दूसरे का, S3 तीसरे का, मतलब यहाँ पर कितना डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज है, P डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज है। अब सारा अरिथमेटिक सीरीज में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n। ठीक है, अब S1 जो है, पहला अरिथमेटिक सीरीज का पहला नंबर क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। मतलब अगर हम बात करें, हम सबसे पहला S1 की बात करें तो देखना, S1 मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, तो क्या होगा, n/2। सुनना मेरी बात, n/2। ठीक है, n/2। अब बताओ इसमें इसका पहला टर्म क्या है S1 का। S1 का जिस अरिथमेटिक सीरीज का होगा, क्वेश्चन देखना, मैं अपना सब बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, कुछ देख के भी आइडिया लगाओ और डायरेक्ट में कैलकुलेशन कर। S1 जिस सीरीज का समेशन है उसका पहला टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। तो क्या होगा, n/2 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस n-1 इंटू 1, यही ना है। S1 इक्वल टू n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1, ये आ गया S1। ठीक है, अब S2 की बात करते हैं, S2 भी तो यही है, n/2। इसका पहला टर्म क्या है, 2 है, तो 2a प्लस 2a, a की जगह क्या है 2 होगा, प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर d कितना है, तो कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस देखो 1 3 5 7 टाइप है, कॉमन डिफरेंस है इसका 3, तो ये आ गया S2। सिमिलरली S3 की बात करते हैं, S3 क्या होगा, n/2 2 इंटू 3, इसका पहला टर्म ये है, और इसका क्या होगा, n-1 इंटू 5। तो देखो सब कैलकुलेट होते जा रहा है। सिमिलरली अगर SP की बात करें, SP में क्या होगा, n/2, देखो 1 2 3 है पहला टर्म, पहला का पहला टर्म है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो SP का पहला टर्म क्या होगा, P होगा, तो 2a 2 इंटू P प्लस n-1 इंटू D। तो D देखो क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस D, तो देखो D, तो D का D वाला जो है, D देखो कॉमन डिफरेंस कौन से सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, कॉमन डिफरेंस होगा 1 3 5 7। देखो ये AP है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 है। इसका पीएच टर्म क्या होगा, क्योंकि पीएच टर्म ही इसका कॉमन डिफरेंस होगा, ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पीएपी है, पी डिफरेंट एपी है, तो इसका 1 है कॉमन डिफरेंस, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका अगला क्या होगा 7 होगा। तो पीएच का जो एसपी सीरीज का जो इसका पीएच टर्म होगा, तो पीएच टर्म क्या लिख सकते हो, एपी अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं 1 प्लस P-1 इंटू 2, तो क्या लिख सकते हैं 2P-1। एपी क्या आ गया, 2P-1। आप चेक करके देख लो, P इक्वल टू 1 रखा तो 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 1, P इक्वल टू 2 रखा तो 4 माइनस 1 3 2 6 माइनस 1 5, यानी इसका पीएच टर्म क्या होगा, n-1 इंटू डी, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, पीएच टर्म क्या होगा, इंटू 2P-1। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो सबका समेशन नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें हम क्या बताएं, आप सबको कैलकुलेट करोगे तो फिर से कुछ ना कुछ सीरीज फॉर्म को गेन कर लेगा। तो हमें चाहिए क्या, नाउ S1 कैलकुलेट हो गया, S1 कितना आएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो S1 देखो कितना आ गया, S1 2 n-1, तो 1 n+1 आ गया, यहाँ पे देखो 4, यहाँ भी आ गया n+1, यहाँ भी देखो ये आ गया 4 और 3n+1, देखो यहाँ सब आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है सबको नाउ, अब मैं इतना कर नहीं रहा, बस बता दे रहा हूँ, बस सबको कैलकुलेट कर लेना, सबको कैलकुलेट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने बताया समझ में आ गई होगी बातें। टी डिफरेंट एरिथमेटिक सीरीज है, सबका सीरीज का समेशन निकालिए, S1 पहला एरिथमेटिक सीरीज का समेशन, S2 दूसरे, S3 तीसरा, सबका समेशन निकालिए, S1 प्लस S2 प्लस S3 सबका वैल्यू कैलकुलेट करके SP तक का समेशन निकाल लिया, और ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P/2 S1 प्लस SP। आपका सॉल्व कर लेना, देख लेना आंसर मिल जाए। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी, जो मैं बताया हूं जो करवा रहा हूं क्लियर होना चाहिए। तो ये पॉइंट दिमाग में रखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सुनिएगा मेरी बात, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, छठा हो गया।
लिख लिया? चलो बना लेना इसको। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। 7 में देखो यहाँ भी एस पी इक्वल टू क्यू, एस क्यू इक्वल टू पी, तो फिर से फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी मान के आप सॉल्व कर सकते हो। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, बन जाएगा, तो एस ऑफ पी प्लस क्यू भी बन जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज इवन, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24। ये आप सोचना कि क्या कहना चाह रहे हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है मतलब 6 टर्म है। ऑड टर्म्स कौन सा होगा? तो पहला, तीसरा, पांचवा। इसी तरह से अगर टू एन टर्म्स मान लिया, ऑड टर्म्स को, और उसमें दो टर्म्स होंगे, एक इवन टर्म्स होंगे, एक ऑड टर्म्स होंगे। इवन टर्म्स ऑड टर्म्स नंबर में से पहला, तीसरा, पांचवा नंबर टर्म्स ऑड होगा, दूसरा, चौथा, छठा नंबर इवन टर्म्स। वही गिवन है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ट्राई कीजिए, ठीक है। और उसके बाद तो आज बन ही जाएगा 9 और 10। 10 में आपका नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखना, 9 आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, तो एस एन गिवन है। तो अगर एस एन दिया होता है तो टी एन क्या लिखते हैं? एस एन माइनस वन। तो बस यही अप्रोच है, यही क्वेश्चन नंबर 10 में फॉलो कीजिए। तो क्लियर है मेरी बात? तो चैप्टर बहुत हद तक हमने आज आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत हद तक आज आपको फील करा दिया। बनाना तुम्हें है, क्योंकि सब बना के मैं आपको दे दूंगा तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है तभी बेहतर होगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जितना क्वेश्चन रह गया, जो क्वेश्चन मैंने हिंट दिया है या जो क्वेश्चन ने हिंट नहीं भी दिया है, तो सारा क्वेश्चन अब बनाना है। जो बना दिया उसको फिर से बनाना, मतलब इतना बना के परफेक्ट होके आपको रेडी रहना है कि नेक्स्ट टाइम आपको जो भी चीजें बताई जाए तो आसानी से समझ में। तो ख्याल रखिएगा और उसको बना कर रखिएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं बस इसमें ऐड कर देता हूं और आज की क्लास यहीं फिनिश करता हूं, ज्यादा सही नहीं रहेगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में चीजें फिर डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करता हूं। क्वेश्चन है, सम निकालना है, समेशन है, ये निकालना है। फाइंड या कैलकुलेट एस इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। आंसर इसका है 5050। ये है, उम्मीद है ये भी बन ही जाएगा। सोचना एक बार, बताया ही वाला जो बताया उसी में है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लेक्चर, इसका फिनिश हो गया। इतना ही आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब पहले इसको नोट कर लो और ख्याल रखना कि अब जो लेक्चर होगा मैं कोशिश करूंगा कि लगातार अब आपके पास लेक्चर आए, और आप जितना लेक्चर मैं दूंगा उस टाइम विद इन टाइम फ्रेम आपको सारे लेक्चर देख के कंप्लीट करके जो उसमें असाइनमेंट दिया उसको सॉल्व करके रखना। यानी कि वेट नहीं करना है कि हम बताएंगे ये होगा नहीं होगा, वो सब बात अब भूल जाओ, थोड़ा आप स्पीड लाओ अपने अंदर, समझे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या डिस्कस करूंगा थोड़ा मैं बता देता हूँ, और ये जितना बताया है उसको आप बनाइएगा। असाइनमेंट आपको जो मिला है मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में कि क्या क्या बनाना है, पहले इतना बना लेना, फिर देख लेना कि और आगे क्या क्या बन सकता है, मैं आप लोग इन्फॉर्म कर दूंगा। इसको पूछ लेना मेरे से कि और क्या क्या बन सकता है। नहीं तो जो असाइनमेंट अभी आपको मिला है उसमें देख लेना कि कौन कौन सा पार्ट बन रहा है, जितना बन रहा है उतना बना लीजिएगा। कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कि सर क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये टारगेट कि पहले क्लास में जो असाइनमेंट दिया उसको पूरा कंप्लीट करके फिनिश करो, तब उसको टेस्ट, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मुझे क्या करना है, आज की क्लास की कुछ आज से मैंने मेजर क्वेश्चन कर दिया था, मैंने लगता है नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत आएगी कि कद्दू का क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहला काम। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूंगा, समझे। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीज अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ही डिस्कस करूंगा। मतलब एक क्लास में नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं फिर से असाइनमेंट आपको शेयर करूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, समझे। नेक्स्ट क्लास पे प्रॉब्लम की ही क्लास होगी, टाइम बचेगा तो आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब जो एपी का सारा पार्ट लेवल वो कंप्लीट है, अब बनाना आपके लिए पूरा पूरा स्कोप है आपके बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तब मैं डिस्कस करूंगा एरिथमेटिक मीन, ठीक है, और उस पे जो जो पार्ट है उसको डिस्कस करूंगा। तो चलो पहले इतना आप करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास, ओके। आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।